अच्छा, कल चल रहा था बच्चों अपना टॉपिक फीचर्स ऑफ लिविंग हो गया था, है ना। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए थे? स्पीशीज। वी वर डिस्कसिंग ऑन स्पीशीज। और बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो स्पीशीज हैं वो तो काफी सारे हैं, है ना। और स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ काइंड ऑफ, मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इस बात को आप कहते हो स्पीशीज। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीशीज। अब स्पीशीज एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी होगी, है ना। तो आज जो हमारा डिस्कशन होना था, इट वाज ऑन टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करने वाले थे इसमें, ठीक है। तो आज जो है उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां से आगे का जो सीन है वो आपके बुक में वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को लेकर के, ठीक है। तो आज सबसे पहले टेक्सोनोमी ही समझते हैं, और टेक्सोनोमी के पूरे प्रोफाइल जो है वो किस तरह से क्लासिफाई होते हैं उस पर बात रहेगी, ठीक है। तो लेट अस सी इसमें जो है क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या हुआ? वी नो अबाउट की नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं। कल हम लोगों ने स्पीशीज डिफाइन किया, और बच्चों बात क्या हुई थी? बात ये थी कि 7 to 8 मिलियन स्पीशीज हैं एस्टिमेटेड। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे जो है साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट मे साइंटिस्ट का नाम होगा। उन्होंने कहा कि लगभग लगभग इतने स्पीशीज होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 7 से 8 मिलियन। अच्छा, मजे की बात और है, ये थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कहीं तुमने प्रवचन सुना है? सुना है ना प्रवचन? और महाराज जी क्या कहते हैं वहां पे कि भाई 84 लाख योनियों में से ह्यूमन बीइंग का एक जो है बड़े मौके से मिलता है जो है जन्म। तो ये 84 लाख योनियां जो है मतलब स्पीशीज। और बाय द वे एक डेटा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किसका? रॉबर्ट मे का। वो भी यही कह रहा है कि इतने हो सकते हैं, 80 लाख, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? तो 80 लाख स्पीशीज के आसपास रॉबर्ट मे भी कह रहा है, और पंडित जी को पहले से ही मालूम है ना। उनको पहले से ही मालूम है कि भी जो है 84 लाख हैं, तो उनमें से कोई तो एग्जैक्टली ये जो बात मैंने बोली ये तो चलो ऐसे ही हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या पता कि ये एस्टिमेशन कोई लॉजिकल एस्टिमेशन हो पुराना। मतलब ये कहने की बात है, मतलब इसका कोई लॉजिकल किसी तरह से उन्होंने कोई आइडिया लगा रखे हो कि लगभग इतने स्पीशीज अर्थ पे होंगे, इतने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना। हम लेकिन जान कितना रहे थे? हम जान रहे हैं सिर्फ 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन को हम जान रहे हैं, इसकी इन्वेंट्री है हमारे पास। इन्वेंट्री इसका क्या हमारे पास? इसकी हमारे पास इन्वेंट्री है। कभी आपने देखा हो जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं, दुकान होते हैं, जहां पे काम होता है, वहां पे क्या होती है? इन्वेंट्री होती है। क्या होती है? इन्वेंट्री होती है। और इन्वेंट्री में क्या होता है कि कितनी हमारे स्टॉक में चीज है, कोई सामान कितना है, ये सब क्या होता है? कितना बिका, कितना आया गया, ये सब क्या होती है? इट इज कॉल्ड भी इन्वेंट्री। तो एक रजिस्टर मेंटेन होता है, और ये रजिस्टर हम जानेंगे, मतलब ये रजिस्टर जो है कहां कहां मेंटेन होगा? ये रजिस्टर मेंटेन होगा 5 किंगडम के खाते में, ठीक है। 5 किंगडम का जो खाता आप सुनोगे अभी, जिसके बारे में अपनी बात होगी, R.H. विटेकर करके एक साइंटिस्ट हैं। विटेकर ने 1969 में ये रीसेंट एक सबसे सही सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम जो है वो एग्जिबिट कर रखा है, ठीक है। और वो एग्जिबिट कर रखा है तो उसका नाम मोनेरा प्रोटेस्टा, ठीक है। इसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लेंटी, और एनिमेलिया, ये कुछ कर रखा है। और इनको यहां पे हमने बांट दिया था। एनिमल्स 1.2 है,
प्लेंटी 0.5 है, और ये सब कुछ मिला जुला के 0.1 के आसपास पड़ जाता है। 1 लाख, 5 लाख और 12 लाख। ठीक है, तो ये टोटल 1.8 लाख हमारे स्पीशीज बन जाती है। ये स्पीशीज की लिस्टिंग है। तो हर एक इन्वेंट्री, एनिमल्स की इन्वेंट्री, प्लांट्स की इन्वेंट्री, फंजाई की इन्वेंट्री, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन सब की इन्वेंट्रीज है, लिस्टिंग है। ठीक है, और ये लिस्टिंग ऐसा नहीं हमने को रैंडम नाम लिख दिए हो, रैंडम कुछ नहीं लिखा, उसका एक सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। सिस्टम क्या है? सिस्टमेटिक्स है। और सिस्टमेटिक्स में हम जब क्लासिफिकेशन का साइंस पढ़ते हैं तो वहां कैटेगरीज की बात करते हैं, और कैटेगरीज के लिए वर्ड यूज होता है टेक्सा। क्या नाम होता है? टेक्सा या टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है? टेक्सॉन जो है हमारा, टेक्सॉन हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं, प्लूरल के लिए वर्ड यूज क्या करें? टेक्सा। तो टेक्सा का मतलब हो गया कैटेगरी। तो कैटेगरीज की स्टडी, टेक्सॉन की स्टडी टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो बात होगी टेक्सोनॉमी पे, कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। बिना क्लासिफिकेशन के हम इनको इजीली पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप सोचो 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। अब जूलॉजी की पढ़ाई करी तो जूलॉजी की पढ़ाई करने में 1.2 मिलियन थोड़ी पढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो सारे दिन पढ़ते रहेंगे तो भी नहीं पढ़े जाएंगे, पूरी जिंदगी में ना पढ़े जाएं। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है, लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 20-30 हजार दिन जिंदा रहते हैं। मालूम है बात आपको? अगर कोई 70 साल जिए, 80 साल जिए तो 40,000 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं। 60 साल में जिएंगे तो 70,000 दिन के आसपास होता है, और उससे थोड़ा सा और ज्यादा लगा लो तो 10,000 और जोड़ो, 80,000, मतलब जो 40,000 डेज के आसपास की लाइफ है। और ये एनिमल्स कितने भैया? देखो जरा यहाँ पे 1.2 मिलियन कैसे पढ़ लोगे? है ये पॉसिबल? सारे दिन पागल ना हो जाएंगे हम, सारे दिन यही करते रहेंगे तो। इसके लिए सिस्टम ये है भाई, जो मुझे स्पॉन्जेस पढ़ने हैं तो 12,000 स्पॉन्जेस हैं, 10 से 12,000 स्पीशीज हैं, उनमें से कोई एक स्पंज पढ़ लूं। एक स्पंज पढ़ लिया तो हमें क्या पता लग गया कि 12,000 स्पॉन्जेस का पता लग गया। कॉर्डेटा को एक को हमने पढ़ लिया तो कॉर्डेटा के सारे फीचर्स का पता लगा। इट मींस कि हमें कुछ ऐसा खोजना है जो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, वो कॉमन बातें जो है, वो कॉमन फीचर होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? कीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीज बोलेंगे। हर एक फीचर का, हर एक ग्रुप का एक की फीचर होगा। तो की फीचर बेटा ग्रुप नहीं, लंबे चौड़े 10-12 फीचर नहीं होते। की फीचर हमेशा क्या होता है? एक फीचर रहता है या 1-2 फीचर रहते हैं। नॉर्मली 1 फीचर इज की फीचर। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के स्पीशीज के बारे में था। स्पीशीज की कैटेगराइजेशन करेंगे इनका, स्पीशीज का, और हम क्लासिफिकेशन समझेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड की जो मैनेजमेंट है वो क्लासिफिकेशन से पॉसिबल हो पाएगी। अगला स्टेप हमारा यही है। अभी तक हम लिविंग समझ चुके हैं कि लिविंग क्या होते हैं, उसके 8-10 फीचर मैंने आपको बताए थे। डू यू रिमेंबर दोज फीचर्स टुडे? याद है सभी को 10 के 10? नव्या बताएगी? सारे 8-10 के 10 मालूम है? नवरीत मालूम है? तो मैं उससे पूछूंगा जिसको मालूम नहीं है। ठीक है, सभी को मालूम है? चलो ठीक है, 10 के 10 है। सबसे पहला क्या था? सेल्यूलरिटी था। और लिविंग बीइंग के लिए एसेंशियल बात भी क्या थी? सेल्यूलरिटी थी। ठीक है, और एटलीस्ट बात क्या थी? रिप्रोडक्शन। एटलीस्ट तो रिप्रोडक्शन करेगा ही, कुछ ना करो तो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बट लिविंग होने के लिए सेल का बना हुआ होना जरूरी है, बायोलॉजिकल लाइफ के लिए जरूरी होता है। चलिए ठीक है, अब लिविंग के नंबर भी हो गए, अब इन्हें क्लासिफिकेशन के रास्ते पे चलते हैं। भी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा? लेट अस सी। क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई। शुरू में जो इनिशियल बातें हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के तरीके बड़े रफ तरीके हुआ करते थे। ठीक है, और वो यूजेस और डिसयूजेस के हिसाब से थे। जैसे भाई खाने के जो खाने की लिस्ट में है वो ऑर्गेनिज्म अलग रख लिया। ठीक है, जिनसे हमें कपड़ा मिल रहा है, जिनसे फैब्रिक मिल रहा है, वो अलग रख लिए। कोई खेती बाड़ी में काम हो रहे हैं तो इट वाज प्रैक्टिकल लेवल पे ये था, बट ये साइंटिफिक नहीं था। ठीक है, तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए हमें कैटेगराइजेशन को खोजना पड़ा है। तो उसमें
एक आध साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की एक बुक है बेटा, सिस्टेमा नेचर। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि बुक ऑफ कैरोलस लीनियस, तो स्पेलिंग चेक कर लेना, है ना। तो पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो लीनियस की बुक कौन सी, ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, अगर ये लिखा आ गया ये गलत रहेगा, इट इज रॉन्ग। ये यहीं साथ में लिख लो, दिस इज रॉन्ग, इससे कंफ्यूज मत करना। सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा का मतलब है सिस्टम से, सिस्टमैटिक यानी कि कोई अरेंजमेंट। सिस्टेमा का मतलब सिस्टम, या यहां पे बात अरेंजमेंट की है, ठीक है। वी हैव टू अरेंज समथिंग, और वो समथिंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने अरेंज करना है। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने कैटेगरीज में, अभी प्रेजेंटली 5 कैटेगरीज में विटेकर ने समझा रखा है, ठीक है। बाकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, वो अभी अगले, इससे अगला सेगमेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अलग चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैम आपको बताएंगे, तो वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल टेक्सोनॉमी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो एक फिलोसोफर हुए कैरोलस लीनियस, उन्होंने बुक लिखी सिस्टेमा नेचर, ठीक है, और पहली बार ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का प्रॉपर तरीका बताया। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। यानी टेक्सोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चा ये याद रखना, ठीक है, साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको टेक्सोनॉमी कहा जा रहा है। और ये टर्म कहां से, टर्म डेराइव्ड फ्रॉम किससे आई, टेक्सा। टर्म डेराइव्ड फ्रॉम टेक्सा ऑब्लिक टेक्सॉन। तो टेक्सा या टेक्सॉन, टेक्सा क्या होता है, टेक्सा जो है प्लूरल है, याद रखना, और टेक्सॉन क्या है, सिंगुलर है। और बच्चे टेक्सा को हम कहते हैं कैटेगरी, टेक्सा को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैटेगरी। तो कुल मिलाकर के क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगराइजेशन है। अलग अलग लेवल पे क्या करना है, कैटेगराइज करना है। समझ में आ रहा है, तो कैटेगराइज करते जाएंगे। और कैटेगरीज में क्या होगा, एक बात पूछी जाती है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है यहां पे। सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम, और सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज, सबसे छोटी कैटेगरी है। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो फीचर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जब ऊपर के लेवल पे किंगडम पे होते हैं तो किंगडम पे फीचर कम होते हैं। जैसे किंगडम की बात करूं, अब हम कुछ जो है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, इसमें बात समझते हैं क्या है। जैसे मैंने कहा प्लांट, जैसे मैंने कहा प्लांट, क्योंकि ये बात हम में से सभी जान रहे हैं कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन कौन सी है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लगभग यहाँ पे सभी ने पढ़ रखा है ये बात को, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, पहले बता दूं कि जो हमारा अभी रेफरेंस होने वाला है बातचीत का, वो तभी समझ में आएगा। पहले मैं लिस्ट कर देता हूं। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। उसके बाद बेटा फाइलम की जगह जब प्लांट पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं, डिवीजन। फाइलम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद, चलो जी, ये मेरी कैटेगरीज हो गई। अब मैं यहां पे कुछ वर्ड्स लिखूंगा, ठीक है, और आपको आइडिया लगाना है वो वर्ड कौन सी, यहां पे कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, थोड़ा सा रेडी रहिए, तैयार रहिए। कैसे होगा,
जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लांट, एनिमल, काउ, ठीक है, प्लांट, एनिमल, काउ लिखा, और इसके बाद लिखा मैंने पोमेरियन लिख दिया, ठीक है, पोमेरियन लिख दिया, ठीक। और मान लेता हूं यहां पे डॉग भी लिख दिया, और मैंने लिख दिया यहां पे फिश, यहां पे लिख दिया बर्ड। चलो लेट अस ट्राई विद दीज, इनसे ट्राई करते हैं कि ये जो मैंने लिखा ये यहां पे कहां फॉल करना चाहिए। अगर ये बात हम कर पाएंगे तो हमें पता लगेगा रोजमर्रा की लाइफ में हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। चलो सबसे पहला वर्ड प्लांट, तो प्लांट बोलते ही यहां पे कहां मैच करता है। प्लांट जब आप कहते हैं तो प्लांट में कौन सी इमेज आपके दिमाग में आ रही है? प्लांट में कौन सी इमेज आ रही है? कोई स्पेसिफिक प्लांट की इमेज आ रही है, या आपको ग्रीन पेड़ पौधे दिख रहे हैं? पेड़ पौधे दिख रहे हैं। मैंने कहा मैंगो ट्री, अब क्या दिख रहा है? मैंगो दिख रहा है ना आपको, मैंगो ट्री दिख रहा है ना, स्पेसिफिक दिख रहा है ना। तो मैंगो, जैसे ही मैंने प्लांट कहा तो आई एम सेइंग एग्जैक्टली हम किंगडम लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने प्लांट कहा तो प्लांट कहते ही आपको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दिखाई, जंगल दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप जैसे ही प्लांट कहते हो आपके दिमाग में प्लांट्स की इमेज होती है, और आप कहते हो कि भी कोई ऐसी चीज दिख रही है आपको जो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, बट उसमें स्पेसिफिक नहीं दिख रहा कि कोई एप्पल है कि या बेर का प्लांट है, कोई है, बट आपको प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी किंगडम। और जैसे ही मैं ये कहूंगा आपसे, जैसे ही मैं कहूं मैंगो, तो मैंगो कहते ही क्या मैं कोई जो है क्लास की बात कर रहा हूं या ऑर्डर की? मुझे सीधे सीधे स्पीशीज पता लग रहा है। वी आर कॉलिंग अबाउट मैंगो, एक स्पीशीज है। मुझे आम का पेड़ दिख रहा है, ठीक है। तो मैंगो कहते ही जब स्पेसिफिक कोई चीज होती है, जैसे काओ बोला, तो व्हाट इज काओ बेसिकली? तो काओ स्पीशीज है। डॉग बोला, डॉग स्पीशीज है, ठीक है। अब जैसे मैंने पोमेरियन बोला, तो पोमेरियन जो है एग्जैक्टली वो स्पीशीज से भी नीचे की चीज है, ब्रीड हो गई, वो यहां पे हमने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक डॉग है। वो क्या है? एक डॉग, डॉग की ब्रीड है, ठीक है। अब आप समझो कि जैसे मैंने यहां पे कहा आपसे फिश, तो चलो फिश का अंदाजा लगाओ आप। फिश किस जगह पे आना चाहिए? क्या किंगडम है फिश? किंगडम नहीं है, तो वो एक एनिमल तो जरूर है, लेकिन वो किंगडम नहीं है। क्या वो फाइलम लग रहा है आपको? क्योंकि फाइलम होते ही तो उसकी वर्टिब्रल कॉलम वाले तो और भी बहुत कुछ है। फिर क्या क्लास लग रहा है? यस, स्पाइसेस, फिश कैटेगरी है। अब जैसे फिश बोला, तो फिश बोलते ही आपको क्या लग रहा है कि फिश यार बैकबोन वाले तो एनिमल हैं, और ये एनिमल हैं बेसिकली, ये बैकबोन वाले हैं और एनिमल है। तो जब बैकबोन वाली बात हुई तो वो फाइलम की बात आ जाएगी, और जैसे ही बात आएगी कि वो एनिमल है तो किंगडम। तो जब हम ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सभी जानवरों में ऐसा होता है, यानी कि किंगडम एनिमेलिया में, साइंस की लैंग्वेज में मैं क्या कह रहा हूं आपसे, किंगडम एनिमेलिया में ये चीज होती है, ठीक है। जैसे ही कोई बात आती है, अब स्पाइसेस बोला, फिश बोला, तो इट इज अ क्लास। फिश बोला, इट इज अ क्लास, ठीक है। अब जैसे हमने बोला इंसेक्ट, इंसेक्ट, ऐसी बर्ड भी क्या है बेटा? क्लास ही रहेगा। बर्ड भी कौन सी कैटेगरी है? क्लास है। इंसेक्ट, एनी आइडिया? इंसेक्ट जो है बोलते ही हम क्या बोल रहे हैं? क्लास बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, थोड़ा बारीकी में चलते हैं। तो हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो है बोलते हुए, यानी कि इनके अलावा भी और कोई सारे होंगे, तो हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो मैंने कैटेगरी बोल दी, किसकी? इंसेक्ट की कैटेगरी बोली। इंसेक्ट की वो कैटेगरी जिसको क्या होते हैं? टू विंग्स होते हैं। क्या होते हैं? टू विंग्स होते हैं। दो विंग्स वाले मैंने इंसेक्ट बोल दिए, तो एग्जैक्टली मैंने ऑर्डर की बात करी, या ऑर्डर डिप्टेरा। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ होता है। जैसे कैट, कैट एक्चुअली कैट बोलते ही
दो बातें सामने आती हैं। कैट अपने आप में पूरी फैमिली भी है, बिग कैट, स्मॉल कैट, तो कैट फैमिली के मेंबर, फैलिडी के मेंबर, और कैट अपने आप में एक स्पीशीज वाले एनिमल्स भी। तो कुल मिला के कहने की बात ये, रफ लैंग्वेज जो हम डेली अपनी भाषा में यूज करते हैं, डेली हम कोई ना कोई वर्ड बोल रहे होते हैं, कोई कैटेगरी बोल रहे होते हैं। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं सर्टेनली हम कोई कैटेगरी की भी बात कर रहे होते हैं। हम ये सोशल सिस्टम में भी तो बोल रहे होते हैं। स्टूडेंट, हम जब कह रहे होते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? एक्चुअली कैटेगरी हुई ना, है ना। स्टूडेंट एक कैटेगरी हुआ, पुअर, पुअर एक क्या हुई? कैटेगरी हुई, है ना। वो लोग जिनके पास कम पैसे हैं, ठीक है, वो हो गया। रिच, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। और बियॉन्ड दिस कम्युनिटी के हिसाब से, बियॉन्ड दिस रिलीजन के हिसाब से, वो सब क्या है? कैटेगरीज हैं। तो हम ये कैटेगराइजेशन तो डेली लाइफ में करते ही हैं, और जब हम ये साइंस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ये साइंस की शुरुआत को सिस्टम में लाने वाले लोग जो हैं वो क्या है? ही इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की एक बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर की स्पेलिंग याद रखेंगे, NATURE, यहां AE है, ठीक है, AE है लास्ट में, ये सही स्पेलिंग है। इसी को मार्क करना होता है, दोनों दे दी तो ये स्पेलिंग मार्क करोगे, ये सही बुक का नाम है, ठीक है, उनका पब्लिकेशन है। तो ये हो गया। तो सिंपल सी बात यहां पे टर्म टेक्सोनॉमी किससे आई है? टेक्सा से आई। टेक्सा का मतलब कैटेगरी होता है, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स को क्लासिफाई करना हो, किसी भी लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करना हो, तो टेक्सोनॉमी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। देयर आर फ्यू टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो यहां पे आप ये लिस्ट कर लो, लिस्ट कर लिया सभी ने। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्क्राइब्ड आर किंगडम टू स्पीशीज, लिख लो इसके बारे में। ट्रांजिशनल कैटेगरीज भी होती है, बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसके बारे में बताया हुआ जरूर है कि इसके बीच में भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। किंगडम के बीच में सब किंगडम भी होता है, सब किंगडम के बीच इसके फाइलम और क्लास के बीच में, यहां पे आपको सब फाइलम मिलेगा, यहां पे सब क्लास मिलेगा, सब ऑर्डर मिलेगा, सब फैमिली मिलेगा, जीनस और स्पीशीज। तो एक पॉइंट लिख लें, ये लिस्ट कर लिया सभी ने? लिस्ट कर लिया? करो जल्दी से। ये जो मैंने आपको बताया कि कोई भी जब वर्ड कहते हैं तो एनसीईआरटी में इसको ऐसे डिस्कस किया हुआ है, इसी तरह बताया हुआ है कि कोई भी वर्ड बोलने का मतलब हम एक कैटेगरी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी छोटी या बड़ी हो सकती है। तो ये पूरा डिस्कशन है। तो आगे ये लिखो, इन बिटवीन द मेन, इन बिटवीन द मेन टैक्सा, इन बिटवीन द मेन टैक्सा, in between the main taxa, sub taxon या सब categories are also used, sub categories are also used in precised classifications, in precised classification, in precised classification, ठीक है। प्रीसाइज्ड का यहां पे क्या मतलब है? जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल पे जब पढ़ते हो, और खास तौर से जब यही चीज पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, तो और भी बारीकी से क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें सब कैटेगरीज होती हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, सब किंगडम, सब फाइलम, सब क्लास, ठीक है, सब फाइलम, सब क्लास। लेकिन सब जीनस नहीं लिखोगे आप, सब जीनस नहीं है, खाली जीनस तक रहता है, ठीक है। तो सब फैमिली भी हो जाएगा। तो दीज आर एग्जाम्पल्स, ओके। तो ये कैटेगरीज है। अब अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन के वेज क्या है, मॉडर्न वेज क्या है, कैसे कैसे हम करते हैं। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, for the classification of organisms, for the classification of organisms, certain key features are
यूज्ड, यूज्ड, की फीचर यूज किए जाते हैं, की फीचर, ठीक है। लिखें, यूजुअली ओनली वन की फीचर डिफाइंस अ कैटेगरी, यूजुअली वन की फीचर डिफाइंस अ कैटेगरी, एक की फीचर ही एक कैटेगरी को डिफाइन करता है। कुछ एग्जांपल लिखा दूं यहां पे, क्या क्या करता है ना। वैसे ये जो एनिमल किंगडम में अलग अलग करके उस चैप्टर में सारे की फीचर्स तो बताए जाएंगे ही, लेकिन यहां पे कुछ मैं की फीचर का मतलब आपको पकड़ में आ जाएगा। मैंने कहा यूजुअली वन की फीचर है ना, यूजुअली वन डिफाइनिंग फीचर होता है, और वो क्या है कि ये नॉन रिपीटेटिव होता है। और ये क्या रहेगा, नॉन रिपीटेटिव रहेगा। अगर ये फीचर एक ग्रुप का है तो दूसरे का नहीं होगा। एक ताले की एक ही चाबी होती है, ठीक है। वो बात अलग है कि कोई डुप्लीकेट ऐसे बना लेगा, बट एक ताले की क्या होगा, एक ही चाबी होगी, है ना। तो एक ताले की एक चाबी है, एक ग्रुप का एक ही फीचर है। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं एक किसी फाइलम का की फीचर लिखवाऊंगा आपको ना, फाइलम का की फीचर। तो की फीचर जैसे फाइलम का क्या है, पहले किंगडम का लिखाता हूं। किंगडम एनिमेलिया का की फीचर क्या होगा, किंगडम एनिमल। एक्चुअली जिसको की फीचर कह रहे हो वो असल में उसकी डेफिनेशन भी हुआ करता है। की फीचर क्या है, की फीचर किंगडम एनिमेलिया का जैसे लिखेंगे तो इट विल बी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। समझ गए। अब ये जो कॉम्बो है, ये फीचर जो है पूरा का पूरा, ये किसी दूसरे का नहीं होगा। समझ रहे हो, मतलब किंगडम एनिमेलिया को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, और जिनके सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती, तो ये एनिमल होते हैं। ओके, अब मैं एक फाइलम का की फीचर बता दे रहा हूं आपको। एक फाइलम का की फीचर कोई भी बोल दो, किसी का, किसका बताएं बताओ, कोई भी बता दो। आर्थ्रोपोडा का, चलो आर्थ्रोपोडा का की फीचर बता दिया। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का, नाम में ही काम छिपा हुआ है। एक्सटर्नली जॉइंटेड अपेंडेजेस या लेग्स कह सकते हो। वैसे अपेंडेज हर वो चीज होती है जो बॉडी से जुड़ी हुई हो, दैट इज अपेंडेज, ठीक है। तो एक्सटर्नली जॉइंटेड, अब इंटरनली जॉइंटेड तो हमारे भी हैं, एक्सटर्नली जॉइंटेड है। और ये सपोर्ट किससे होती है, काइटिन के एक्सोस्केलेटन से होती है। चलो ठीक है, अब किसी एक क्लास का कोई फीचर बोल दो। जैसे क्लास में कोई भी क्लास बोलो, किस क्लास का फीचर, जो क्लास आपने आपके सिलेबस में जो क्लास है वो तो वर्टिब्रेट की क्लास है। इनवर्टिब्रेट की कोई क्लास आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने कुछ कुछ क्लासेस कर रखी होती है ना। तो यहां पे कुछ क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, फाइलम में भी हम क्लासेस पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं आपको एक क्लास दे रहा हूं, मैमेलिया। मैमेलिया का की फीचर क्या होगा, पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स। पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और ये यंग वंस को फीड करते हैं, मिल्क फीड करते हैं। तो ये जो बात है, ये एक यूनिक फीचर है, ये किसी और जगह पे नहीं होगा। तो मुझे इससे क्या डिफाइन करने में मदद मिलेगी, मुझे कैटेगरी को डिफाइन करने में मदद मिलेगी, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, जिसको कह रहा हूं मैं क्लास है, मैमेलिया है, ठीक है, जो कि क्लास मैमेलिया है, उसका की फीचर होगा एक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और क्लास के बाद जैसे एक कोई ऑर्डर बता दूं,
आपकी बुक में सिर्फ एक दो एनिमल्स हैं जिनका ऑर्डर तक का डिस्कशन दे रखा है ना, वो अभी आपके इसी चैप्टर में यहीं पे आएगा। उनमें से हाउस फ्लाई है, तो हाउस फ्लाई का ऑर्डर दे रखा, ऑर्डर डिप्टेरा, ऑर्डर डिप्टेरा। डाई मतलब टू, टेरा मतलब विंग, जिसमें वन पेयर विंग होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को डिप्टेरा कहा जाता है, ऑर्डर डिप्टेरा। ऑर्डर डिप्टेरा का फीचर वन पेयर सिंगल पेयर विंग्ड इंसेक्ट्स, सिंगल पेयर विंग्ड इंसेक्ट्स, सिंगल पेयर विंग्ड इंसेक्ट्स। अब जो भी सिंगल पेयर वाले, इसका मतलब आप कहोगे सर मच्छर के भी हमने दो ही पंख देखे हैं, ठीक है, देखे ना आपने वन पेयर विंग्स। अब किसी भी मच्छर को मारने से पहले आप उसके विंग्स गिनोगे पहले, ठीक है, गिन लेना। हाउस फ्लाई में वन पेयर विंग्स होते हैं, है ना, तो ये चीज है, क्लियर हो गया। सिंगल पेयर, ये ऑर्डर का फीचर है यहां पे, है ना। जैसे मैमल्स में भी ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइम मंकी और ह्यूमन लाइक जो केसेस हैं, दे आर ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर के बाद फैमिली का, फैमिली आपकी बुक में डिस्कस कर रखी कैट की फैमिली, ठीक है। फैमिली में जैसे फैमिली का एक एग्जांपल है फैलिडी, फैलिडी यानी कि ये है कैट फैमिली, यानी कि कैट के जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ कैट, देखने में पता चल जाएगा कैट है, ठीक है। टाइगर को देख के पता क्या चल जाता है कि बिग कैट है, ओके, तो कैट को देख के पता लग जाता है उसमें। अब डॉग्स की फैमिली है तो वुल्फ है, वुल्फ को देख के पता चल जाता है कि वुल्फ क्या है, वुल्फ एक डॉग फैमिली का मेंबर है। तो इस तरीके से ये मैंने एक एक कैटेगरी में एग्जांपल्स पुट किए और वहां पे की फीचर आपको बताए भी की फीचर किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो फैमिली के बाद जीनस है, तो जीनस तो अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी होती, पूरा एक, जैसे जीनस में आप देखो कि डॉग के लिए कैनीज है ना, डॉग जैसे दिखने वाले जो केसेस हैं वो कैनीज में आएंगे, है ना। और स्पीशीज तो फिर स्पेसिफिक केस होता है, ये सबसे अलग होता है स्पीशीज की आइडेंटिटी अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है, ये कुछ की फीचर होंगे। तो हमने क्या लिखा लास्ट में कि की फीचर्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन करते हैं, तो कैटेगराइजेशन इज अंडर की फीचर्स। लेकिन मैंने एक बात लिखी थी, बात ये लिखवाई थी यूजुअली वन फीचर। तो यूजुअली लिखने का मतलब तो ये है कि कहीं पे ऐसा भी होगा जहां मोर देन वन फीचर है, तो नीचे एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 4 की फीचर्स, 4 की फीचर्स, 4 इकट्ठे होंगे तब वो लॉक खुलेगा, ठीक है। तो ये बात है, 4 कीज चाहिए इसमें, 4 की फीचर्स। डू यू नो व्हाट दीज आर 4 कीज, कौन कौन से हैं? मैं बता रहा हूं, एक बार देख लेना अपने मन में, जो आपको याद हो वो दोहरा लेना, और जहां पे आपको लगे कि भाई ये वाला मिस हो रहा है तो उसे बस ध्यान रख लेना कि हाँ ये वाला मेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला फीचर डोर्सल, ये कॉर्डेटा का डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड, ये पहला फीचर, ये होना चाहिए कॉर्डेटा की लाइफ में, कभी एक बार जरूर रहना चाहिए। दूसरी चीज सॉलिड नोटोकॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड, दूसरी चीज क्या है, सॉलिड नोटोकॉर्ड। बेटा ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी वर्टिब्रेट्स में, और ये क्या बनाएगा, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, इट विल मेक स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। तीसरी चीज क्या है, एनीबॉडी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, 4 to 6 पेयर फेरेंजियल, ये दोबारा आएगा, ये तो बस एग्जाम्पल है यहां पे,
फेरिंजियल गिसलेट्स। और चौथे नंबर पे क्या, पोस्ट एनल टेल। बेटा जी टेल होती है इनमें, एनल पार्ट के पीछे टेल होती है, ये फीचर है। दीज 4 फीचर्स आर एसेंशियल टू क्वालिफाई अ कॉर्डेटा ग्रुप, है ना। इस कॉर्डेटा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, 4 फीचर होने जरूरी हैं। अगर चारों में से कोई एक भी कम होता है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड कॉर्डेटा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, नॉर्मली एक की फीचर से काम चल जाता है, बट कॉर्डेटा में 4 होने जरूरी है, लाइफ में कभी ना कभी होना चाहिए। डू वी हैव एनी फीचर एट दिस टाइम? इन चारों में से हमारे में इस वक्त कुछ भी नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक फेज में था, है ना। तो अगर कोई भी फीचर जो है हमारी बॉडी में, अभी तो कोई नहीं है लेकिन एम्ब्रियो में था, यानी लाइफ में एक बार होना जरूरी होता है। अब एक बात और, ऐसा अब एक क्वेश्चन आता है, विच कॉर्डेटा हैव ऑल द फीचर्स थ्रू आउट द लाइफ? कौन सा होगा? ब्रैंकियोस्टोमा। इस बात को मार्जिन के ऊपर लिखो, फिलहाल कॉपी में ऊपर लिखेंगे मार्जिन पे इस बात को, क्योंकि अभी जो है, अभी तो हम एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, तो ऊपर लिख लीजिए इसमें ब्रैंकियोस्टोमा इज ओनली, ब्रैंकियोस्टोमा ब्रैंकियोस्टोमा जिसको हम कह देते हैं एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस is only chordata to have all 4 features throughout the life। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल फीचर्स थ्रू आउट द लाइफ। चलो ये बात हमारी हो गई कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम एक बात का ध्यान रखते होते हैं कि हमें हर जगह फीचर चाहिए, हमें वो एक डिफाइनिंग फीचर चाहिए। अगर वो मौजूद है तो हम उसको कैटेगरी में आने देंगे, उसको कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री में शामिल करेंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब अगला पॉइंट लिखें, तो की फीचर के ऊपर बेस होता है, लिख लें मॉर्फोलॉजिकल। अगला पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल, इंपॉर्टेंट बात है। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल कॉमा हिस्टोलॉजिकल, HISTOLOGICAL, हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल। इसके बाद बिहेवियरल, बिहेवियरल स्टडीज help a lot in classification of organisms, in classification of organisms। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में ये सब कुछ क्या करेगा? सब कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। मॉडर्न स्टडीज में और क्या ऐड हो गया है? नाउअडेज जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। अभी के लेवल पे तो ये सब भी चल पड़ा है कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस के बेस पे भी स्पीशीज अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, मैंने कहा यहां पे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी देखने में कैसा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, मॉर्फोलॉजी की पहली क्लास तुमने कब लगाई थी? कब लगाई थी मॉर्फोलॉजी की पहली क्लास? कब करी है? कब कब करी है मॉर्फोलॉजी की क्लास? बताओ। जब नर्सरी क्लास में थे तब, जब टीचर ने बताया था दिस इज CAT कैट, DOG डॉग, और जब टीचर कंफ्यूज करने के लिए कैट को डॉग बोल रहे थे, तब आपने टीचर को ये कहा था कि नहीं मैम ये जो है ये आप गलत बता रहे हो, ये तो कैट है या ये तो डॉग है। कैसे पता लगा तुम्हें? उन्होंने आपको एक पिक्चर दिखाई और उस पिक्चर में एक ऑर्गेनिज्म दिखाया
और उसमें आपको बताया कि ये पिक्चर जो है ये डॉग की पिक्चर है, देखो आपने ये अपने घर में आपने आसपास देखा है। समझ में आया? तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर एक्सटर्नल फीचर। तो पहला हम ये अपने से ऑर्गेनिजम्स को जब हम एक्सटर्नल फीचर्स पे देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई ये जो है मॉर्फोलॉजी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी लिखा हमने, मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है। एनाटमी इंटरनल है, एनाटमी नहीं लिखा तो ऐड कर लेंगे। एनाटमी मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटमी हो गया। एनाटमी इंटरनल फीचर्स हैं, बॉडी को कट करेंगे, अंदर भी कोई चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गन्स में। इसके अलावा बिहेवियर, अब कई बार क्या है, सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन एक जगह देख रहे हो कि ऑर्गेनिज्म जो है मॉर्निंग में एक्टिव है, दूसरी जगह देख रहे हो इवनिंग में एक्टिव है, या ब्रीडिंग सीजन में या उसकी एक्टिविटी को लेकर के डिफरेंस है, ब्रीडिंग सीजन अलग है, तो आप ये कहोगे कि नहीं सर ये स्पीशीज जो है ये वाली अलग है और दूसरे वाली अलग है। समझ रहे? बॉडी में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ भी अगर कुछ प्रेजेंट होता, बीक का टाइप अलग है, जैसे विंग के ऊपर कोई स्पॉट अलग है, तो आप क्या करते हो, उन स्पीशीज को अलग आइडेंटिफाई करते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे फीचर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या जो सिंपल उसके जो है कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूल का ट्रैक है, तो वो सारी चीजें भी आजकल हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। ये एडवांस लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के। लेकिन फिर वही बात कि जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम किंगडम से लेके और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कहां तक रखेंगे, हम रखेंगे उसको किंगडम से लेके और पूरे स्पीशीज तक के प्रोफाइल में। ओके, अब आखिरी बात इस सेगमेंट की लिखेंगे कि इन क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन, in classification categorization, kingdom is highest category. kingdom is highest category. kingdom क्या होती है? highest category होती है। kingdom is highest category. kingdom कैसी कैटेगरी है? highest category। ठीक है, और highest category ऑब्लिक यूनिट कह सकते हो, ऑब्लिक यूनिट हाईएस्ट यूनिट है। और जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी, the smallest category is species. smallest category या unit, smallest unit of classification, it is species। ठीक है, सबसे छोटे लेवल पे मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूं। ओके, अब ये तो हो गया ये सेगमेंट खत्म कि आइडेंटिफिकेशन कैसे और क्या कैसे करते हैं। तो एक बात यहां पे और समझो, सबसे पहले जब मुझे कोई ऑर्गेनिज्म करना होता है, देखना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फीचर्स की एनालिसिस, मतलब क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो लिख लें अगला पॉइंट, न्यू ऑर्गेनिज्म, अ न्यू ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड। अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अ न्यू ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हम उससे क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे इन नेक्स्ट स्टेप वी डू, क्या करते हैं? उसका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन तो ये आइडेंटिफिकेशन ही हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम उसका क्या करेंगे? या तो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं और फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो स्टेप्स हैं ये रिवर्सिबल है। कभी कभी हम पहले क्लासिफाई करेंगे, बाद में नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, और कभी कभी पहले हम नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, बाद में क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे बुक में 2 जगह डिस्कस्ड है, ये बात 2 जगह डिस्कस। अब जब बुक से रिवाइज करेंगे ना हम लोग, एक बार लिखा है कि पहले ये करते हैं और दूसरी बार लिखा है कि पहले वाले में मतलब एक जगह लिखा है आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, दूसरी बार क्या लिखा? आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर। मीन ये है कि इन दोनों स्टेप्स में से कोई भी पहले किया जा सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन कंडीशन। समझ में आ रही है? तो अभी जब एनसीईआरटी रिव्यू होगा, एनसीईआरटी से मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा इसका, तो एनसीईआरटी में आप ये देखोगे कि 2 जगह ये अलग अलग बात लिखी हुई है। तो ऐसे नहीं माना जाएगा कि ये वाली सही ये वाली खराब, दोनों प्रैक्टिकल लेवल पे आके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा।
ओके डन, बात समझ में आ गई। तो ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है? टू कीप द नेम, टू कीप द नेम, नेम मतलब साइंटिफिक नेम, नॉमेनक्लेचर करेंगे। और क्लासिफिकेशन इसको मतलब किंगडम से लेके और स्पीशीज तक कैसे रखना है, ये सब क्लासिफिकेशन का आइडिया बन जाएगा इसमें। ओके, सो लेट अस सी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक आइडिया दिया किसी ने, और वो कौन थे? कैरोलस लीनियस। तो अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अगला पॉइंट लिखें, नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, द आइडिया वॉज प्रोवाइडेड बाय, किसने दिया? कैरोलस लीनियस। आइडिया वॉज प्रोवाइडेड बाय लीनियस, आइडिया वॉज प्रोवाइडेड बाय लीनियस। कहां पे दिया? इन हिज बुक, इन हिज पब्लिकेशन बुक। आपकी बुक में पब्लिकेशन लिखा हुआ है, तो पब्लिकेशन का मतलब बुक ही होता है। इन हिज बुक, और बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है सिस्टेमा, सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में ये मेथड दिया। ठीक, दुनिया में लगभग लगभग कितनी भाषाएं हैं? अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी लैंग्वेजेस? करीब 5000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब उन 5000 लैंग्वेजेस में कोई नाम 5000 तरीके का मैक्सिमम हो सकता है, और 5000 तरीके का ना होगा तो 2-3 हजार तरीके का तो होगा ही होगा, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में कॉमन भी होगा वो नाम, है ना। तो अब एक ही चीज को 5000 2000 नामों में बोलने से बेटर है, लीनियस ने कहा कि भी एक वैज्ञानिक नाम रख लो, इसका साइंटिफिक नेम रख लो, और साइंटिफिक नेम फिर जिस भी किताब में छपेगा वही नाम छपेगा। उससे क्या होगा कि भी आपको पढ़ने में आसान रहेगा। अगर होमोसेपियन लिखा जाएगा तो हमें पता है हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कहीं कुछ मैन और कहीं पे आदमी, कहीं पे मनुष्य लिखोगे फिर दिक्कत आएगी, यार ये क्या है, जगह जगह कुछ कुछ हो रहा है। तो सिंपली क्या है कि हम एक नाम लिखेंगे होमोसेपियन, ठीक है। तो इन्होंने ये मेथड दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लीनियस और सिस्टेमा नेचर में दिया। इसमें आप लिख लीजिए द नेम अकॉर्डिंग टू दिस a species will be provided with one scientific name, एक नाम दिया जाएगा, वन साइंटिफिक नेम, ठीक है, which will be universal for all the languages, सभी लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सल होगा और इसको बदल नहीं सकेंगे, ठीक है, ये एक ही रहेगा। और इसके कुछ साइंटिफिक मेथड हैं जो ICZ और ICBN के तरीके हैं, नॉमेनक्लेचर कोड हैं, उसके तरीके से लिखेंगे। तो क्या है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक यूनिक नेम लिखा जाएगा और तरीका बताया गया, द नेम विल इंक्लूड, द साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स या विल इंक्लूड, जो लिखना चाहें, द साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स 2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज होती हैं उसमें? 2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, कॉमा द जीनस जो कि जेनरिक नेम होगा, एंड द स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। स्पेसिफिक नेम भी लिख सकते हो, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। अब कोई पूछे कि कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूज हुई, तो एक तो जीनस हुआ, दूसरा क्या हुआ, स्पीशीज हुआ। समझ में आ गया? इसके 3-4 नियम हैं, और यहां पे नाम लिखने को वो जो नियम है वो तो बुक में भी लिखे हुए हैं, है ना, वो यहां पे मैं बता दूंगा, लास्ट बात है आज के लिए ये, ठीक है। तो
समझो जरा इसमें किस तरीके से कुछ नॉमेनक्लेचर कोड है ना। नॉमेनक्लेचर कोड्स वर एस्टैब्लिश्ड, लिख लें, नॉमेनक्लेचर कोड्स वर एस्टैब्लिश्ड। कोड का मतलब है कि ना कोड ऑफ कंडक्ट, कोड मतलब नियम डाल ले, नियम बता दिए, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कैसे व्यवहार करना है, उसका नियम है। तो कोड का मतलब एग्जैक्टली नियम है, ठीक है। कोड का मतलब क्या है, नियम, क्या नियम फॉलो करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट वर मतलब कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहां कंडक्ट नहीं है, यहां पे कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर वर एस्टैब्लिश्ड। क्या क्या है, साइंटिस्ट ने किए ये सब, बना बनू के बाद में लिनियस के सिस्टम को फॉलो करके कुछ नियम बनाए गए। तो यहां पे दो लिखवा रहा हूं, एक तीसरा बुक में नहीं दिया हुआ, उसे आप मेंशन कर लें, ठीक है। तो जैसे ICZN इंटर, ये एग्जाम में रह रह के आते रहता है, ये उतावला रहता है ये क्वेश्चन आने के लिए। ICZN ICBN क्या होता है, ये ऐसे ही दे देते हैं, सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। मैचिंग वाले में दे देंगे भी कौन सा सही कौन सा गलत। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा ICBN बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक और होता है ICNB, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया या ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, वायरस के लिए कैसे क्लासिफाई करेंगे, हालांकि वायरस नॉट लिविंग, दे आर नॉट लिविंग बीइंग, LHT सिस्टम यूज करते, मार्जिन के ऊपर लिख लो, ठीक है। 3 साइंटिस्ट का है LHT सिस्टम, फॉर वायरस इट इज LHT सिस्टम। वायरस के लिए ऊपर कहीं लिख लो, क्योंकि वायरस लिविंग बीइंग नहीं है ना, तो ये कनेक्टिंग लिंक है। और वायरस में ऐसा कोई नाम भी नहीं होता, वायरस में जो बीमारी है वही नाम है, जैसे डेंगू वायरस। अब आपसे इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, एग्जाम में आ जाए कि डेंगू वायरस का नाम बताओ, डेंगू डिजीज के वायरस का नाम बताओ, तो क्या होगा, डेंगू वायरस ही होगा, ठीक है। तो जब भी वायरसेस होंगे तो वायरसेस जो बीमारी का नाम है वही वायरस का नाम है, ठीक है। उनके ये नाम कैसे रखे जाते हैं, क्या होता है, क्या सिस्टम है, वो सब दैट इज LHT। तो यहां पे 3 बेसिकली। और आप कहोगे सर फंगस के लिए क्या करें, तो वही जो प्लांट वाला है, क्योंकि पहले प्लांट जो है, फंगस जो है वो प्लांट ही किंगडम में ही थे, समझ में आ गया। तो इसलिए फंजाई के लिए क्या है कि जो प्लांट वाला वही यूज करेंगे। अब बेसिक जो फंडामेंटल रूल है, उस पर इस बार नीट का क्वेश्चन भी था, फेज 1 के नीट में, है ना। उसमें क्या था, उसमें यह था कि भी जो है जेनेरिक और स्पेसिफिक कैसे लिखने का तरीका क्या है, बस जल्दी से लिख लो। थंब रूल्स टू राइट अ नेम, थंब रूल्स टू राइट अ बायोलॉजिकल नेम, थंब रूल्स टू राइट अ बायोलॉजिकल नेम, to write a biological name. Number 1, genus will start with capital letter, genus will start with capital letter, हालांकि बुक में दे रखा है as it is है, capital letter, and species with small, species with start with small, species small से रहेगा, ठीक है जी। ये पहला नियम। दूसरा नियम, both parts will be underlined separately, both parts will be underlined separately when handwritten, हाथ से लिख रहे हो तो दोनों जीनस और स्पीशीज को क्या करोगे, आप अंडरलाइन करोगे सेपरेटली। एंड इन इटैलिक्स, तिरछा लिखा जाएगा, इन इटैलिक्स इफ इन प्रिंटेड स्टेट। और कोई नियम भी है इसका, तो बेसिकली यही दो लाइन में बात हमारी खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं
जो ध्यान में रखना होता है। बाकी जो ओरिजिन जो है वो अक्सर जो है डेड लैंग्वेज से ली हुई है। ओरिजिन ऑफ नेम इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन से क्यों लिया भाई? लैटिन से इसलिए लिया कि लैटिन लैंग्वेज अब यूज में नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी क्या कि बाकी जो भाषाएं बोली जा रही हैं उनमें क्या होता है, उनमें आज उस वर्ड का स्लैंग कुछ और है, कल को कुछ और है, इस इलाके में कुछ और है, उस इलाके में कुछ और है, एक ही बात को कई तरीके से बोल देते हैं। तो ये जो सारी चीजें, इन सब से बचने के लिए कौन सी लैंग्वेज पकड़ी है? लैटिन वर्ड्स को उठाया वहां से। और भी कई और बातें होती हैं, चलो ये साइड में वैसे ही बता देता हूं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कि अगर होता क्या है कि जैसे लास्ट में सिंगल आई लिखा हुआ है, सिंगल आई है ना, जैसे किसी वर्मा साहब ने कोई स्पीशीज खोजी, तो जैसे आ गया सैल्मोनेला, सैल्मोनेला मैं वैसे इमेजिनरी बना रहा हूं, ये सैल्मोनेला, सैल्मोनेला की स्पीशीज एक नई खोज ली गई है और साइंटिस्ट वर्मा है, तो VERMI, वर्मा, ठीक है। और यही नाम VERMII लिखा गया तो ये फीमेल साइंटिस्ट है, मेल साइंटिस्ट है, ये भी होता है, ठीक है। तो इतना प्रिसाइज्ड है कि आप नाम को देख करके ये पता लगा लोगे कि भाई किसने बनाया होगा, क्या को मेल होंगे फीमेल होंगे, है ना। इवन अब एक चीज और है बुक में, कभी कभी ऑथर का नाम भी लिखा जाता है जिसने उस स्पीशीज को खोजा है पहले, तो इट मे बी रिटन लाइक लास्ट में लीनियस लिखा हो, मैंजीफेरा इंडिका LINN, तो दिस इज द नेम ऑफ ऑथर, ऑथर के नाम के शुरू के 2-3 लेटर्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम लिखने तक की बात हमें समझ में आ गई है। तो इन नेक्स्ट क्लास और लास्ट इस सेक्शन की क्लास होगी लिविंग वर्ल्ड की, तो उसमें कल हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एक एक करके, जिनमें जैसे डॉग, कैट, टाइगर्स वगैरह के डिस्कशन आपकी बुक में हो रखे हैं। कुछ एक क्लासिफिकेशन दे रखा है, पूरा हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन है, आपका जो है वीट का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है एक बार देख करके, चूंकि ध्यान रखो, अब एक चीज बता दूं मैं आपको, नीट के एग्जाम में सिर्फ वही आएगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ रहे हो, नीट में वही आएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन फिर इतनी सारी एक्सप्लोर करने की जरूरत क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, उसी लिखे हुए का एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी है हम उसके बाहर जा ही नहीं रहे, जो एनसीईआरटी है उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो पूरी क्लास है जो हम कर रहे हैं ना, इसे अपनी क्लासेस में जो हम करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, एनसीईआरटी डिकोड। क्या कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी डिकोड। मतलब इसका क्या हुआ कि अगली जो बुक आएगी, बुक का नाम भी क्या रहेगा, एनसीईआरटी डिकोड रहेगा। जैसे बाजार में अभी कुछ और किताबें हैं, लाइन बाय लाइन और फिंगर टिप्स और ऐसे वैसे, तो नई किताब जो होनी चाहिए उसका क्या नाम होना चाहिए, एनसीईआरटी डिकोड, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी डिकोड जब भी लिखी जाएगी तो आप लोगों का बड़ा उसमें योगदान रहेगा, है ना। और डेफिनेटली योर नेम विल बी मेंशन्ड कि भी इन बच्चों के नोट्स हमने चुरा चुरा के किताब लिखी है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल अभी आज में से किसी का कोई शक शुबा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ के जाएंगे। ये तीनों साइंटिस्ट हैं, लॉफ, टर्नर और एक और इसमें है इसी तरह से, तीनों 3 नाम है ना। तो एक्चुअली वायरस डिटेल में मैं पढ़ाता नहीं हूं ना, वो मैडम पढ़ाते हैं, तो क्लासिफिकेशन उसी LHT 3 साइंटिस्ट के नाम पे। ओके, क्लियर होगी बात आपको? तो बाकी का कल करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, डेली का डेली जो डाउट है वो डेली का डेली ही खत्म होना चाहिए, ठीक है। डेली करके जाओगे और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको जो है एक दिन में अवेलेबल हो जाती है, तो कोई भी रहता तो रिवाइज करने के लिए ये भी तरीका है। तो जो भी इधर से पूरी एफर्ट है वो आपको मिल रही है, और ये एफर्ट 360 नंबर लाने के लिए है, उससे पहले रुकना नहीं है, ठीक है जी। तो हम लाएंगे कितना, 360, ठीक है। अपने आप से डेली बोलोगे 360 आएगा तो आएगा,
और आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, एनालिसिस कर करके आएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।